नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश उपाध्याय प्रवक्ता के यूट्यूब पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मौर्य साम्राज्य का जो सब मान के चलिए कि एंशिएंट इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जहां से एवरी ईयर अगर हम पीजीटी टीजीटी की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आ जाता है। तो मौर्य साम्राज्य को हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य के सोर्स क्या हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, बैक ईयर में क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं, क्या है, इस संदर्भ में हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने शुरू में ही बताया था, जब एंशिएंट इंडिया का बताया था कि किसी भी एंशिएंट इंडिया में हम पढ़ते कैसे हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, इस संदर्भ में हमने चर्चा की थी। तो यहाँ भी हम सबसे पहले याद रखिएगा, एंशिएंट इंडिया का एक बड़ा सोर्स है, एक बहुत बड़ा सोर्स है साक्ष्य। एविडेंस क्या है? अगर हम इस एविडेंस से मान के चलिए आता 50% क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि एविडेंस क्या है, कौन सी किताब है, कौन सी बुक है, कहाँ से मिलता है, उससे जानकारी मिलती है। तो अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करें साक्ष्य का, तो हमने वही कहा था कि शुरू में ही आपको बताया था कि सबसे पहला होता है पुरातात्विक साक्ष्य और हमने बोला था आपको साहित्यिक साक्ष्य। दोस्तों, अगर हम साहित्यिक साक्ष्य की बात करें, देखिए मैं इस सीक्वेंस में इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको याद करने में, पॉइंट को दिमाग में रखने में दिक्कत ना आए। अगर सबसे पहली बात करें हम, तो हमने कहा था, आपको बताया था धार्मिक और गैर धार्मिक, मतलब रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस। अगर नॉन रिलीजियस की हम बात करें तो सबसे पहली किताब जो आती है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दोस्तों, इसके बारे में हम पूरा डिटेल भी देंगे। चूंकि ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, याद रखिएगा, भारत का प्राचीनतम राजनीति शास्त्र की बुक है। याद रखिएगा, अर्थ लिखा है, इससे मत कंफ्यूज होइएगा। प्राचीनतम पॉलिटिकल बुक है, राजनीति शास्त्र की बुक है ये। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ पॉइंट मिलता है, इसमें साप्तांग सिद्धांत दिया गया है। याद रखिएगा, जो हम बताएंगे साप्ताहिक सिद्धांत, किसी भी राज्य के लिए क्या जरूरत होता है, जिसमें कहा गया है कि राजा योग्य होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, बल होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, अमात्य होना चाहिए, मतलब साप्ताहिक सिद्धांत के बारे में कौटिल्य का अर्थशास्त्र वर्णन करता है। और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानने का एक बहुत बड़ा सोर्स है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दूसरा, अगर हम बात करें विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, सब किताबें याद रखिएगा, आता है विशाखा दत्त का राक्षस। तीसरी अगर बुक की हम बात करें, तीसरा है सोमदेव का कथा सरित सागर। क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी, ये सब बुक है जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी। इसके बाद अगर हम धार्मिक बात करें तो अगर वैदिक धर्म में देखें तो पुराणों से जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। अगर बौद्ध धर्म की बात करें हम, तो बौद्ध धर्म में दीपवंश, अगर बौद्ध धर्म की किताबों की बात करें तो याद रखिएगा दीपवंश, महावंश, इनके द्वारा बौद्ध धर्म क्या कहते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरीके से अगर बात करें तो धार्मिक गैर धार्मिक दोनों तरीके से मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें विदेशी साहित्य में कि विदेशियों ने क्या बोला है, गैर धार्मिक की हम बात करें तो एक तो देशी हो गया, विदेशी की अगर हम बात करें विदेशी साहित्य में तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की यूनानी राजदूत था, इसने बहुत फेमस किताब लिखी मेगास्थनीज की इंडिका। तो दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, किताब देगा, मैच करने के लिए पूछेगा जिस एग्जाम की, चूंकि इस एग्जाम में अगर पूरा के पूरा हम बात करें तो फैक्चुअल मुद्दा बना रहता है, तो यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा एक क्वेश्चन जो यहाँ से आना ही आना है, जिसमें मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। याद रखिएगा, यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। यहीं पे जान लीजिएगा, ये कुछ पॉइंट जो लगातार पीजीटी में अक्सर पूछा जाता है। अगर हम बात करें तो एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो इसमें पूछता है वो है आपका, यह कहता है, पहला व्यक्ति है जो कहता है इंडियन सोसाइटी वर डिवाइडेड इन 7 पार्ट, भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित है।
भारतीय समाज 7 भागों में विभाजित है। ये कहता है कि पूरा भारतीय समाज जो है 7 भागों में विभाजित है, इसके बारे में बताएंगे। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये कहता है भारत में दास्तां नहीं थी, दास्तां नहीं थी। तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज विदेशी राजदूत है जो आता है और कहता है इंडियन सोसाइटी वर डिवाइडेड इन 7 पार्ट्स और इन इंडिया हैव नो स्लेव सिस्टम। दास्तां नहीं थी, जाके थी। तो ये हो गया किताबें, कुछ मेजर कंटेंट पॉइंट। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि इसके जो जैन धर्म की कुछ किताबें मिलती हैं, जैसे भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद का वशिष्ठ वर्मन, परिशिष्ट वर्मन, ये हो गया आपका दोस्तों साहित्यिक साक्ष्य। अगर हम पूरी की पूरी बात करें तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा साहित्यिक साक्ष्य, जिसमें फिर से मैं रिपीट कर दूं, गैर धार्मिक में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी। विदेशी में अगर हम बात करें तो मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा, जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें दास्तां नहीं थी। इसने सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया है मेगास्थनीज ने, मैं पूरा बताऊंगा मैं। और पुराणों में, पुराण के से जानकारी मिलती है। धार्मिक में बौद्ध धर्म की किताबें दीपवंश, महावंश, इनके द्वारा जानकारी मिलती है। भद्रबाहु, जैन धर्म में भद्रबाहु की कल्पसूत्र, हेमचंद का वशिष्ठ वर्मन। याद रखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन एवरी ईयर यहाँ से फिक्स है, जो आता ही आता है, देगा और पूछेगा, या तो मैच द फॉलोइंग में मिलाने के लिए देगा, या ऐसे पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखिए पूरा चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, तो मेरा मेन मोटिव है कि कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट आपके मिल जाएं, जिससे आप पेपर लगाएं, कुछ भी लगाएं, आपको कोई दिक्कत ना है। अगर हम पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें दोस्तों, तो पुरातात्विक साक्ष्य में याद रखिएगा, एक तो अशोक के अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक, अशोक के अभिलेख, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक। अशोक पहला व्यक्ति था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित करने की कोशिश की। मतलब क्या था, एक पिलर पे जो भी इनके प्रशासनिक आदेश थे या जो कुछ भी था, जो उपलब्धियां थी या जो भी जनता को कहना होता था, तो एक इंस्क्रिप्शन के द्वारा जनता को संबोधित करने का एक तरीका अपनाया गया, जिसको अशोक ने अपनाया। तो एक तो अशोक के अभिलेख जहाँ जहाँ मिले हैं, जैसे स्तंभ लेख हैं, पिलर इंस्क्रिप्शन है, स्मार्ट पिलर, लघु स्तंभ लेख हैं, अलग अलग जगहों पे मिले हैं, इनके द्वारा जानकारी मिलती है पुरातात्विक साक्ष्य में। इसके अलावा जो एक फेमस है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन। याद रखिएगा, इसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत, जो पश्चिम के प्रांत थे, उनकी जानकारी मिलती है। और यहीं पे इसी अभिलेख से सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील, जो कहते हैं भारत का प्राचीनतम झील था, जिसको बनाया गया था सुदर्शन झील, और इसको चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल सौराष्ट्र प्रांत का पुष्यगुप्त ने बनाया था। आगे चलेंगे तो ये जूनागढ़ अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिसके में सुदर्शन झील को किसने किसने पुनः निर्माण कराया। कई वंशों की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम आते हैं, क्या कहते हैं, शकों की में रुद्रदामन जो है खुद ही इनके वंश की जानकारी मिलती है। आगे गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस अभिलेख पे किसने काम किया, क्या था, तो एक तो अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। साहित्यिक साक्ष्य में हो गया आपका पुराण, धार्मिक में हिंदू धर्म में पुराण, बौद्ध धर्म में दीपवंश, महावंश, जैन धर्म में भद्रबाहु का कल्पसूत्र, हेमचंद का वशिष्ठ वर्मन, गैर धार्मिक में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, विदेशी में मेगास्थनीज की इंडिका। इन सभी से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। ये जो पूरा मुद्दा है, अब याद रखिएगा, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना एक कन्फर्म है। हमें हमेशा ये दिमाग में रखना है कि हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें वो पढ़ना है जो इजी, जो सभी लोग करते हैं, जिसमें हम गलती ना करें, उस चीज़ को हम सही तरीके से कर लें। तो एक पहला पॉइंट हमारा हो गया मौर्य साम्राज्य का जानने के सोर्स, जिनमें अक्सर यहाँ से विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, या आपका क्या कहते हैं क्षेमेंद्र की बृहद कथा मंजरी, ये मिलाने के लिए पूछा ही पूछा जाता है। अब आता है, हम देखते हैं इनका पॉलिटिकल इतिहास। पहला टॉपिक हो गया, हमने शुरू में ही बताया था कि इसी तरीके से हम पहले इसको तैयार करेंगे। अगर हम सेकेंड बात करें तो इनका राजनीतिक इतिहास।
जिसमें हमें किसको किसको पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड नंबर पे हमें पढ़ना है बिंदुसार। थर्ड नंबर पे हमें पढ़ना है अशोक। इसके बाद हुए जरूर, लेकिन अगर हमारे काम की चीज़ अगर करें, एग्जाम पॉइंट व्यू से अगर हम मुद्दे की बात करें, तो इतने लोगों ने ये पूरा का पूरा मुद्दा रहा जिन लोगों ने काम किया, और इतने लोगों पे हमें पूरा का पूरा ध्यान देना है, इस चीज़ को पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोक। पॉइंट क्लियर। अब दोस्तों इनको पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा जो डीपली पूछा जाता है सोर्स में, एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुछ भी पूछ सकते हैं, और एक है दूसरा है मेगास्थनीज की इंडिका। तो इन दोनों को एक बार हम डिस्कस कर लें, उसके बाद हम आते हैं अन्य मुद्दों पे। अगर हम देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पूछा जाता है, याद रखिए 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिख लीजिएगा 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। सबसे पहले याद रखिएगा 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। और जो हमने बताया साप्तांग थ्योरी, तो इन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के लिए 7 चीजें होना चाहिए। एक तो राजा या स्वामी योग्य होना चाहिए, साप्तांग थ्योरी याद रखिए, राजा या स्वामी योग्य होना चाहिए। योग्य का मतलब यह है कि उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, परिस्थितियों को सही तरीके से समझ सके, साम्राज्य को चला सके। राजा का योग्य होना जरूरी है। राजा योग्य नहीं है तो प्रशासन सही तरीके से चल नहीं सकता। तो पहला याद रखिएगा। दूसरा, दुर्ग मजबूत होने चाहिए। अगर हम बात करें दुर्ग, जैसे आज हम देखिए हम बात करें भारत की सरकार का, तो आज भी क्या करती है, सीमा पे बाउंड्रियों को मजबूत करती है, आर्मी को लगाया जाता है जिससे कि कोई बाहरी हमारे घुसपैठ न कर सके। तो किसी भी राज्य का दुर्ग मजबूत होना चाहिए। अगर राजा दुर्ग को मजबूत नहीं करता है तो यकीन मानिए वो राज्य लंबे समय तक नहीं चल सकता। तो ये कहता है कि दुर्ग का मजबूत होना जरूरी है। तीसरा, बल मतलब राजा के पास सेना होनी चाहिए, बल होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो बल, पावर, मतलब आज हम कहते हैं आर्मी, जितना ज़्यादा हम पावरफुल होंगे उतना ही मजबूत होंगे। तो राजा योग्य होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, बल मतलब आर्मी मजबूत होनी चाहिए। अमात्य कहते हैं, याद रखिएगा, ऑफिसर, जो अधिकारी थे। जैसे आज का हम बात करें तो आईएएस, अगर अधिकारी योग्य नहीं है तो प्रशासन सही तरीके से चल नहीं सकता। तो याद रखिएगा, ये कहते हैं कि अधिकारी योग्य। आज भी देखिए भारत सरकार क्या करती है, अच्छे, आप लोग भी अच्छे अधिकारी बनने के लिए आयोग बने हुए हैं, संघ लोक सेवा आयोग, हर राज्यों में लोक सेवा आयोग। ये क्या कराते हैं कि इतना बढ़िया एग्जाम हो, फेयर हो, कि वह व्यक्ति पहुंचे जिसके अंदर क्षमता हो, जो प्रशासन को सही तरीके से चला सके। क्योंकि राजा भी डिपेंड किस पे करता है, प्रशासन पे, अपने अधिकारियों पे। तो अधिकारी योग्य होने चाहिए। मतलब राजा, दुर्ग, बल, अमात्य। राष्ट्र की भावना होनी चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। अगर हम कह सकते हैं भौगोलिक क्षेत्र या राष्ट्र की भावना, क्षेत्र होना चाहिए ये। इसके अलावा कोष, ट्रेजरी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। आज भी देखिए हम क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं, जिसके आधार पे क्या हो कि टैक्स की सिस्टम हमारा बढ़िया हो, जिसके आधार पे हम सही तरीके से राज्य कोई भी वेलफेयर के स्कीम, योजनाकारी स्कीम चालू कर सके। तो कोष होना चाहिए, मतलब राजा होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए, बल होना चाहिए, अमात्य होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, कोष होना चाहिए, और मित्र होने चाहिए। मतलब विदेश नीति आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके दुनिया में मित्र होने चाहिए, जिसके आधार पे आप वैश्विक तरीके से काम कर सकें। और मतलब ये इतनी चीज़ें राजा कहता है, कौटिल्य कहता है, सप्तांग सिद्धांत है कि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राज्य के एग्जिस्टेंस के विकास के लिए ये होना जरूरी है। राजा हो, दुर्ग हो, बल हो, अमात्य हो, राष्ट्र हो, कोष हो, मित्र हो। सप्तांग सिद्धांत, और पूरा राज्य इसी के इर्द गिर्द घूमता है। अगर ये 7 चीज है, आज भी अगर हम बात करें तो कौटिल्य, आज भी भारत सरकार इन्हीं 7 चीज़ों पे, अगर किसी भी देश की सरकार, चाहे भले ही डेमोक्रेसी है, इसी पे अगर हम देखिए चुनाव कराते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति बने जो योग्य हो, जनता जिसको चाहती हो। हम आज भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, आर्मी, सेना, पुलिस,
अलग अलग तरीके से हम अपने को मजबूत करते हैं, योग्य अधिकारियों की बात करते हैं। भौगोलिक क्षेत्र जितना बढ़िया होगा हम उतना ही ज़्यादा हमारे पास हमारा विकास होगा। ट्रेजरी होनी चाहिए और विदेश नीति हमारी अच्छी होनी चाहिए कि दुनिया में हमारे मित्र हों। ये कौटिल्य कहता है, साप्तांग सिद्धांत की बात करता है दोस्तों। और ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो प्राचीनतम राजनीति की बुक है, जो 15 अधिकरण और जिसमें 180 प्रकरण हैं, जिसमें राजा, दुर्ग, बल, अमात्य, राष्ट्र, कोष और मित्र ये होने चाहिए। अमात्य कहते हैं अधिकारी को, प्रशासन में हम बताएंगे। कोष ट्रेजरी पैसा होना चाहिए, मित्र विदेश नीति होनी चाहिए। ये सातों चीजें होनी चाहिए। पॉइंट क्लियर। अब इसी के बाद जो मेजर साक्ष्य दूसरा रहा वो था आपका जो इंडिका। इंडिका के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है। हमने शुरू में ही बताया कि ये मात्र यह विदेशी जो भारतीय समाज के स्ट्रक्चर को समझ नहीं पाया, इसने क्या कहा कि 7 भागों में विभाजित है। चलिए, इसके बाद दूसरा पॉइंट एक आता है कि भारत में दास्ता नहीं थी सामाजिक, मतलब ये उस समय दास्ता थी। कौटिल्य ने भी कहा है, बौद्ध धर्म की किताबों में भी कहा गया है, लेकिन इनको दिखता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में दासों की स्थिति यूनान की अपेक्षा अच्छी थी, इसलिए मेगास्थनीज को ये समझ में नहीं आया कि भारत में दास हैं या नहीं है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, अगर हम बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहा जो इन्होंने मेगास्थनीज के बारे में, कि मेगास्थनीज ने सैन्य प्रशासन और नगरीय प्रशासन के बारे में जानकारी दी है। सैन्य प्रशासन, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन, नगरीय प्रशासन के बारे में जानकारी दी है। और ये कहता है कि 30 सदस्य होते थे जो 6 समितियों में विभाजित थे, और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, और इस तरीके से प्रशासन को चलाया जाता था। 30 सदस्य होते थे और 6 समितियों में विभाजित थे, और इस तरीके से ये प्रशासन को चलाने की बात करते हैं। क्लियर। तो याद रखिएगा 30 सदस्य, मतलब नगरीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन दोनों में 30 सदस्य होते थे जो 6 समितियों में विभाजित थे, और प्रत्येक समिति में 5 मेंबर होते थे, और इस तरीके से नगरीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन चलाया जाता था, जो मेगास्थनीज ने इंडिका में बोला है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए मैं पूरा फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। और इसके अलावा ये कहता है कि ये लोग यूनानी देवता डियोनिसियस और हेराक्लिस की पूजा करते थे। यूनानी वहाँ के हिसाब से यूनानी देवता डियोनिसियस, और जिसको भारत में डियोनिसियस को हम शिव के रूप में मानते हैं, मतलब इनका वर्णन किया। डियोनिसियस मतलब शिव, और हेराक्लिस की पूजा करते थे। हेराक्लिस कहा गया कृष्ण को। डियोनिसियस और हेराक्लिस, डियोनिसियस का मतलब लगा जाता है शिव को, और हेराक्लिस का मतलब होता है कृष्ण की। ये लोग पूजा करते थे, ये मेगास्थनीज ने अपने वर्णन में कहा है। पॉइंट क्लियर। तो इस तरीके से एक पूरा पोर्शन हो गया पुरातात्विक साक्ष्य, क्या क्या मुद्दे थे, क्या क्या रहा, इस तरीके से हमने पूरा आपको डिस्कस कर दिया। अब हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, कैसे किया, क्या मुद्दा रहा, इस संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि क्या रहा। इसको पूरा का पूरा रहा, एक पूरा पोर्शन हमने आपको पुरातात्विक साक्ष्य पूरा बता दिया। ठीक है, धन्यवाद।